हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरुण स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 9 शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चुंबक के बारे में, क्योंकि इसमें चुंबकत्व समझना है, चुंबकीय मतलब सब कुछ चुंबक से रिलेटेड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चुंबक क्या होते हैं। ठीक है, तो जो चुंबक होते हैं यानी चुंबक वे पदार्थ हैं, ठीक है, वे पदार्थ हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे उदाहरण में जैसे निकिल हो गया, ठीक है, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, लोहा हो गया। तो इन सब चीज़ों को जो आकर्षित करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबक बोलते हैं। यानी चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थों को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे निकिल, कोबाल्ट, लोहा, ईटीसी और भी ऐसे आगे तत्व हैं। ठीक है, तो इनको आकर्षित करने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। और जिस आकर्षण शक्ति से, यानी यह जो चुंबक है एक आकर्षण, यानी इनको आकर्षित करता है, ठीक है, आकर्षित करता है। तो ये जो आकर्षित करता है यानी इस आकर्षण करने का जो गुण होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं। यानी चुंबकत्व की मतलब चुंबकत्व कोई पूछे तो कहेंगे कि चुंबकत्व उसे कहते हैं जिससे कोई भी जो चुंबक है जिस आकर्षण बल से, यानी जिस आकर्षण बल से लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। और जो एक चुंबक होता है, ठीक है, जो चुंबक होता है इसके सिरों पे, ठीक है, इसके सिरों पे क्या होता है, चुंबकत्व का मान क्या होता है, अधिक होता है। यानी इसके सिरों पे ये जो चुंबकत्व है इसका मान क्या होता है, अधिक होता है। और मध्य में क्या होता है, कम होता है या एकदम शून्य के यानी नगण्य के बराबर होता है। इसके मध्य में चुंबक का मान क्या है, चुंबकत्व का मान क्या होता है, कम होता है या शून्य होता है। ठीक है, जो आपका जो चुंबक होता है, ठीक है, तो इसके जहाँ मतलब इसके दो ध्रुव होते हैं, यानी इसका दो ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। यानी जो चुंबक होते हैं इनके दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और चुंबक जिन आकर्षण बल से लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है, चुंबकत्व का मान ध्रुवों पे क्या होता है, अधिक होता है, और मध्य में क्या होता है, कम होता है या शून्य के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए थोड़ा इसके गुण समझ लेते हैं। यानी चुंबक के गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। पहली कि जब चुंबक को, ठीक है, जब चुंबक को पृथ्वी तल पे, जैसे जब चुंबक को ऐसे लटकाएंगे, किसी धागे में बांध कर लटकाएंगे, तो वो क्या होता है, सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरता है। ठीक है, हमेशा। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो जब इस पे क्षैतिज लटकाएंगे तो ये क्या होगा, हमेशा उत्तर से किधर, दक्षिण की तरफ क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा। ठीक है, दक्षिण की तरफ क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा जब इसको बांध के लटकाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अगला देखिए, दूसरा ये है कि जो चुंबक होते हैं इसके जो समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, यानी समान ध्रुव लाएंगे तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, यानी इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण। और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो आकर्षण होता है। तो बताएंगे कि जो चुंबक होता है इसके समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे आवेश में था, समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वही सेम प्रॉपर्टी होती है किसकी, चुंबक की भी।
कि समान पोल क्या होते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान पोल क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। चलिए, ये जो हमारा चुंबक है इसको यदि बीच से तोड़ दे तो क्या होगा, इसका साउथ पोल अलग हो जाएगा और नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी जब भी कोई भी चुंबक है, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, जब इसको हम लोग तोड़कर अलग अलग करेंगे, ठीक है, यानी इसको तोड़कर अलग अलग करेंगे ऐसे, तो ये नहीं कि इसका नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। यानी ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब चुंबक को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका ध्रुव क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मतलब इसको तोड़कर अलग करेंगे तो जो ध्रुव इस पर होगा उसका विपरीत ध्रुव उसके दूसरे सिरे पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यानी यहाँ पे एस आ जाएगा, ये एस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यानी चुंबक की जो ध्रुवता होती है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कितना हो भी आप उसको टुकड़ा कर दें तब भी वो नष्ट नहीं होगा, वो फिर से ध्रुव क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। यानी फिर इसको भी तोड़ेंगे तो फिर इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता जाएगा। ठीक है, तो आप चुंबक को कितना हो भी टुकड़ा कर दीजिए, उसमें दो ध्रुव रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब पृथ्वी के चुंबकीय अवयव देखते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के अवयव देखते हैं, तो इसको नोट करिएगा। चलिए देखते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के अवयव किसके, पृथ्वी के। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कौन कौन सा अवयव पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो चुंबक की बात भी व्यवहार करती है। ठीक है, किसकी बात, चुंबक की बात। तो जैसे हमारा ये ध्रुव है, पृथ्वी का ये ध्रुव है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसमें एक चुंबक भी है। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी चुंबक की बात भी कार्य करती है, तो ये चुंबक भी है। इतना क्लियर है? तो समझिएगा भौगोलिक याम्योत्तर किसे कहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है इसके ध्रुवों से लंबवत होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर बोलते हैं। यानी इससे ऐसे, या ये जो रेखा मैंने खींचा है ऐसे, ठीक है, यानी इसके जस्ट ऐसे निकालेंगे तो एक लंबवत पार्ट निकलेगा। ठीक है, यानी पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर बोलते हैं। और जो चुंबक का ध्रुव होता है, यानी इसके मध्य, यानी चुंबक के ध्रुवों से होकर जो जाती है रेखा, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, चुंबकीय याम्योत्तर, और इसको बोलते हैं क्या, भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर समझ गए। यानी पृथ्वी के ध्रुव से, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, या पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर, और चुंबक के ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। और इसी के बीच, इन्हीं के बीच जो थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, जो थीटा एंगल बनेगा, इन्हीं के बीच जो थीटा कोण बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिक्पात कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं, दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण की बताएंगे कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए अगला देख लीजिए, नमन कोण। नमन कोण, ठीक है। तो जब चुंबक को पृथ्वी के क्षैतिज लटकाते हैं तो क्या बनाती है, मतलब ध्रुवों के साथ थोड़ा कोण बनाती है, उसे बोलते हैं क्या हम लोग, नमन कोण। जैसे आप लोग देखे होंगे कंपास सुई, ठीक है, कंपास सुई देखे होंगे,
तो देखे होंगे कि वो जब उसको देखते हैं तो वो थोड़ा तिरछा, मतलब ऐसे तिरछा रहती है, एक तरफ का झुका होता है, एक तरफ का उठा हुआ होता है। तो जो जैसे जो थोड़ा मोड़ा झुका होता है ऐसे, ठीक है, यानी एक मान लीजिए हमारी क्षैतिज रेखा है, ठीक है, तो इससे जो झुकी हुई है, तो इसी के बीच जो थीटा एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नमन कोण बोलते हैं, नमन कोण। क्या बोलते हैं, नमन कोण, ठीक है। तो जो नमन कोण का मान होता है वो ध्रुवों पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा पे भूमध्य रेखा पे क्या होता है, शून्य होता है। भूमध्य रेखा पे क्या होता है, शून्य होता है। यानी नमन कोण का मान ध्रुवों पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, और जो नमन कोण होता है इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, यानी ऐसे बना होता है, ठीक है, या इसको सिग्मा भी बोलते हैं। इससे क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो नमन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसा सिंबल बना होता है एस जैसे, लेकिन इसका जो नीचे वाला सिरा होता है इसको ऊपर इस यहाँ तक टच कराया जाता है। तो नमन कोण से किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। और इसका ध्रुव पे मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पे कितना होता है, इसका मान 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि ध्रुवों पे जो नमन कोण का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इतने क्लियर है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा अगला पॉइंट, जैसे उदासीन बिंदु और चुंबकीय तूफान के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए उसको भी, अगला पॉइंट है जैसे उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, तो वह जगह जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं पहुंच पाती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और आप सबको तो पता है कि जो चुंबकीय रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से चुंबक गया ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलेगी रेखा, ऐसे निकलती जाएगी, इसमें भी वही प्रोसेस होगा। तो इसके बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं पहुंच पाएंगी, तो उस बिंदु को बोलते हैं क्या, उदासीन बिंदु। यानी वहां पे हम चुंबकत्व का अनुभव नहीं करते हैं, यानी वह पॉइंट जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं पहुंच पाती हैं उसे क्या बोलते हैं, यानी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। और अगला है चुंबकीय तूफान। अब तूफान से ही समझ रहे हैं कि क्या होगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसमें थोड़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय तूफान। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, तो ये अपने अक्ष पे क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो जैसे जैसे घूमती है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, अनियमित क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी में कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है। तो इसी अनियमित रूप से जो मान इसका बढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अनियमित परिवर्तन के कारण जो चुंबकीय होती है बल रेखाएं, उनका मान क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी बढ़ोतरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय तूफान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय तूफान कहते हैं। और इन चुंबकीय तूफान के कारण ही जो हमारी रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इस पे क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी जो हमारे सिग्नल्स हैं, रेडियो सिग्नल्स या जो सैटेलाइटों से सिग्नल्स आते हैं, इस पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, किसके कारण, चुंबकीय तूफान के कारण। क्यों, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होती हैं इनकी क्या होती है, संख्या बढ़ने लगती है या इनमें बढ़ोतरी होता है। तूफान का मतलब भी क्या होने लगेगा, उसमें बढ़ोतरी होने लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, चुंबकीय तूफान। इतना समझ गए। चलिए आगे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षैतिज घटक जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपके क्वेश्चन भी क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो उस फार्मूलों को भी देख लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं। चुंबकीय
क्षेत्र के क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक किसके? पृथ्वी के। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। तो जो हमारी ये पृथ्वी है, तो जब इस पे चुंबक को लटकाते हैं तो उसमें थोड़ा मतलब नमन कोण बनता है। जैसे मान लीजिए यही हमारी कंपास सुई है, तो क्या बनाती है? इस क्षैतिज से क्या बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। तो इसके ऐसे मिलाइए, इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको जो भी सदिश होता है तो हमको पता है कि वो दो घटकों में बटा होता है। ठीक है, तो चलिए इसको लेंगे, तो जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, और एक ही ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो होता है हमारा हॉरिजेंटल होता है, यानी क्षैतिज होता है, तो इसको HB से करते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको यानी ये दो, ये है, इसको दिखाते हैं किससे? VB से, वर्टिकल। ठीक है, यानी ये ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है। तो भाई इसके बराबर ये भी होगा। ठीक है, तो ये भी VB है, और इसके बराबर ये वाला होगा, तो ये वाला हमारा क्या है? HB है। तो चलिए उसे दिखाने से मतलब ये है। तो देखिए ये थीटा कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? कण होता है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और इससे संलग्न भुजा आधार होती है। यदि इसकी हम लोग दिशा निकालें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या हमारा? VB है, तो VB अपान आधार क्या है? HB है, HB। ये फार्मूला निकल के आता है, या पाइथागोरस प्रमेय से निकाले इनमें संबंध। तो देखिए कण बराबर यानी यही हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यही ना होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी यही होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की हमें दिशा निकालनी है, क्योंकि भाई कंपास, ये जो सुई है, इसके जो मध्य, ये वाला जो सिरा है, यही हमारा क्या होगा? चुंबकीय, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हम लोग इसका निकाले B का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कण है, तो कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब का स्क्वायर मतलब VB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब HB का स्क्वायर, यही होता है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये रूट में लग जाएगा, यानी VB स्क्वायर प्लस HB स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक है, क्षैतिज घटक, उनमें ये रिलेशन होता है। यानी जो क्षैतिज घटक है वो उसको दो घटकों में बांटते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, और ये जो हमारी है ये वाली रेखा, ये क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसका मान निकाले तो हमारा मान निकल के आता है इतना, यानी B बराबर होता है वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र और हॉरिजेंटल चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर का जो योगफल होगा उसका वर्गमूल निकलेगा, वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बात क्लियर है? चलिए इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा और आगे समझते हैं हम लोग। जो धारावाही चालक तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? यानी कोई भी धारावाही चालक तार है, यानी आपको पता है कि जो आवेश होते हैं, जब गतिशील आवेश, कोई भी गतिशील आवेश है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो कोई भी चालक तार है, धारावाही चालक है, उसमें धारा बह रही है, तो उसके आसपास या किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसको निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये चालक तार है, ठीक है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है और इससे किसी बिंदु पे, इस P बिंदु पे हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये इसे थीटा कोण पे है। ठीक है, और इस चालक तार की लंबाई L है। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी धारा के प्रोपोर्शनल होता है। धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और इस बिंदु से, यानी इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी क्या है? R है। तो इस दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कितना हो भी, मतलब जिस बिंदु, जितना दूरी पे रहेगा उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या होता है? इसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है हमारा क्या? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इन तीनों को मैं, और ये जो थीटा कोण बन रहा है,
तो ये होता है B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, यानी इसके जया के क्या होता है, समानुपाती होता है। इन सबको मिक्स करेंगे तो आएगा क्या, B प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, IL अपान R साइन थीटा। और नियतांक हटाते हैं तो क्या आता है हमारा एक, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे नियतांक आता है, क्या आता है, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 और क्या है, IL साइन थीटा अपान R स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है हमारा क्या, किसी धारावाही चालक से R दूरी पे स्थित किसी बिंदु पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इतना होता है। ठीक है, यानी उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, और कितनी दूरी पे वह बिंदु स्थित है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। उस चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उससे चालक तार और उस बिंदु के बीच जो थीटा कोण बना है उसकी जया के क्या होता है, समानुपाती होता है। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो इसका रिलेशन ये निकल के आता है। और यहाँ पे जो म्यू 0/4 पाई है ये एक नियतांक है, और इसका मान जो होता है 10 की पावर 7। ठीक है, 10 की पावर 7 होता है। और मात्रक की बात कर ले तो क्या होता है मात्रक, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसका म्यू 0/4 पाई का। इतनी बात क्लियर है। तो जो म्यू 0/4 पाई है इसका मान होता है 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। इस पे बल देख ले, यानी किसी धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, तो देखिए चलिए उसको इधर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक धारावाही चालक है और इसमें क्या हो रही है, धारा बह रही है। तो इसके बीच एक बल लगता है, वो जो बल होता है वो क्या होता है, धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसके क्या होता है, चालक तार की लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये जो चालक तार है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बीच जो थीटा कोण बन रहा है उसकी जया के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको भी कंबाइन करेंगे इसके जैसे तो क्या होता है, क्या निकल के आता है, F प्रोपोर्शनल IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। तो लिख लेते हैं K IBL साइन थीटा, जहाँ पे K का मान 1 रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर IBL साइन थीटा। तो इस फार्मूले को आपको क्या करना है, नोट करना है। इस पे भी आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके किसी धारावाही चालक तार पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और उस पे लगने वाला बल का फार्मूला। बल क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू 0/4 पाई IL साइन थीटा अपान R स्क्वायर होता है। इसी नियम को हम लोग बायो सॉवर्ट का नियम बोलते हैं, यानी इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम ही यही होता है। बायो सेवर्ट का नियम पूछे आपसे कि बायो सेवर्ट का नियम है और उसमें फार्मूले ऐसे दिया गया हो तो ऐसे इस वाले फार्मूलों को आप लोग क्या करिएगा, चयन करिएगा। क्या होता है, म्यू 0/4 पाई बराबर B बराबर म्यू 0/4 पाई IBL साइन थीटा अपान R स्क्वायर, IL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ठीक है, कभी भी जब IL साइन थीटा आता है तो वहीं आ जाता है F बराबर IBL साइन थीटा। बहुत ही इसे मतलब याद करने में बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छा लय पड़ता है, F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, उसका क्या फार्मूला होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हमने एक फार्मूला ये निकाल लिया, चुंबकीय का क्या निकाला, म्यू 0/4 पाई IL साइन थीटा अपान R स्क्वायर, एक ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने निकाला F बराबर क्या, IBL साइन
थीटा। अब हम लोग तीसरा फार्मूला निकाल रहे हैं कि कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें कोई एक गतिमान आवेश है। तो अभी हमने बताया कि भाई जो भी गतिमान आवेश होगा वो चुंबकीय उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए इसमें एक आवेश है, ठीक है, गतिमान Q आवेश है, जो क्या है, गतिमान है। तो ये जो गतिमान आवेश है जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है, वो भी लॉरेंज बल कार्य करता है। और वो बल किस पे किस किन बातों पे निर्भर करता है, तो जो बल होता है, ठीक है, आवेश के वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। वो जो बल होता है उस आवेश के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो आवेश है इसमें किस एंगल से, तो जिस एंगल पे एंट्री करेगा क्या होता है, उसकी जया के क्या होता है, समानुपाती होता है, साइन थीटा। यहाँ से इन सबको कंबाइन करेंगे तो आएगा ए प्रोपोर्शनल वी क्यू बी साइन थीटा। या यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सजाकर, क्यू बी बी साइन थीटा। यहाँ पे के का मान 1 रखेंगे तो ये आता है हमारा क्या, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, तो आपसे पूछे कि लॉरेंज बल का फार्मूला है या लॉरेंज बल है, तो आप इस फार्मूले को क्या करेंगे, चयन करेंगे, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी गतिमान आवेश है, ठीक है, यदि वह उसके मतलब लंबवत मतलब गति करता है, यानी लंबवत प्रवेश करता है, यानी जब थीटा का मान 0 हो तब बल क्या लगेगा, थीटा बराबर 0 हो तो बल क्या लगेगा, साइन थीटा। यानी साइन लंबवत जाएगा तो थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी इतना हो जाएगा। कब, जब लंबवत गुजरेगा तब। जैसे इस पे बल लगेगा तो ये क्या होगी, इसकी दिशा, यानी जो कोई भी गतिमान आवेश है जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इसकी जो दिशा होती है इसमें वह वृत्ताकार पथ पे क्या करने लगता है, गतिमान हो जाता है, ठीक है। और फिर यदि उसके समानांतर एकदम जाए, ठीक है, यानी थीटा का मान 0 हो, समांतर जाए, तब क्या होगा, साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। यानी जो हमारा एफ लगेगा वो क्या लगेगा, 0 लगेगा। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जाएं तो हम कोई भी गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ले जाएं तो क्या होगा, उससे किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा, यानी वह रुजुरेखी मार्ग पे, यानी उसका मार्ग भी चेंज नहीं होगा। जैसे लंबवत जाने पे क्या हो जाएगा, वृत्ताकार पथ में गति करने लगा रहा है। जब यह समांतर यानी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जाएगा तो ये क्या होगा, सीधी रेखा में ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसलिए किसी प्रकार का बल लगेगा ही नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। वैसे ही इस वाले कंडीशन में भी कर सकते हैं, लंबवत के लिए थीटा का मान 90 रखकर 0 रख के आप एफ का मान निकाल सकते हैं, कब अधिक होगा, कब न्यूनतम होगा, कब बल नहीं लगेगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो फार्मूला कितना हो गया, एक ये फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। 3 फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग समझ लेते हैं परिनालिका, ठीक है। क्या समझ लेते हैं, परिनालिका, जो कि आपके आगे दिया है परिनालिका। चलिए समझ लेते हैं परिनालिका। तो परिनालिका क्या होती है, तो एक बेलन टाइप का क्या होता है, धातु होता है, और इस पे कॉपर के तार का क्या किया जाता है, ऐसे कई फेरे लपटे जाते हैं और लपेटकर इसको किसी सोर्स से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है, यानी यह एक चुंबक की भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परिनालिका। यानी किसी बेलन टाइप के धातु पे क्या करें, तार को लपेटकर और उसमें धारा प्रवाहित करें तो ये क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यह एक चुंबक की भांति क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा।
तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, परिनालिका। और जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे छोड़े लटकाएंगे भी तो ये चुंबक की तरह ही उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होती है, ठहर जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, परिनालिका। और जो परिनालिका होती है, परिनालिका और चुंबक, परिनालिका और चुंबक के बीच जब सापेक्ष गति कराया जाता है, यानी इन दोनों के बीच क्या कराया जाता है, सापेक्ष गति कराया जाता है, तो इनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी जैसे मान लीजिए ये हमारा चुंबक है, ठीक है, और सापेक्ष गति यानी एक ठहरा रहेगा एक गति करेगा। जैसे मान लीजिए मैं चुंबक को विरामावस्था में रखा हूँ और ये जो परिनालिका है, ठीक है, और जो हमारी परिनालिका है इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें गति इसको गति की अवस्था में रख रहा हूँ। ठीक है, यानी ये इधर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इसमें क्या होगा, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र इससे गुजरेगा और इसका भी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, यानी एक को ठहर कर और एक में क्या की जाती है, गति कराई जाती है। तो इसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस प्रेरित विद्युत वाहक के बल के कारण ही इस परिनालिका में या इसमें क्या होने लगती है, एक धारा बहने लगती है जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा। या परिनालिका को आप स्थिर रखिए और चुंबक को गति कराइए तभी ये बल उत्पन्न होगा, या इसको स्थिर रखे इसको गति कराएं तभी ये बल उत्पन्न होगा। और इसके कारण इस परिनालिका में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे बोलते हैं प्रेरित धारा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, और धारा हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो धारा होती है दो टाइप्स की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। यानी जिस धारा का जो परिमाण एवं दिशा बदलता रहता है उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा, और जिसकी जो दिशा होती है बदलती नहीं है, बस परिमाण बदलता है, उसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट या दिष्ट धारा। ठीक है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण पे। उसमें भी प्रेरण होता है लेकिन कौन सा, अन्योन प्रेरण। प्रेरण के भी प्रकार होते हैं, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन प्रेरण पे कार्य करता है। ठीक है, किस पे कार्य करता है, अन्योन प्रेरण पे। चलिए, दो होता है प्रेरण, अन्योन प्रेरण और कौन सा, स्वप्रेरण। तो उसको भी समझ लेते हैं, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण क्या होता है। ठीक है, बस उसमें नाम से ही क्लियर है। जो अन्योन प्रेरण होता है उसमें दो परिनालिका होती हैं और एक परिनालिका स्थिर रहती है और दूसरी परिनालिका में गति मतलब धारा बहवाते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, दूसरी परिनालिका में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। जैसे मान लीजिए एक ये परिनालिका है, ठीक है, एक ये परिनालिका है और एक ये परिनालिका है, और इस परिनालिका में हम धारा बहवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे धारा बहेंगे तो ये किसके तरह कार्य करने लगेगी, चुंबक की बात, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो क्या होगा, ऐसे। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चुंबकीय प्रभाव के कारण इस परिनालिका में भी एक प्रेरित धारा बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, प्रेरित धारा, और इसी के कारण यानी इस प्रेरण को हम लोग बोलते हैं अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण। और इसी सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया अन्योन प्रेरण। एक होता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण यानी इसमें परिनालिका जो है स्वयं उसमें अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, उसको बोलते हैं क्या, स्वप्रेरण। यानी ये परिनालिका है, ठीक है, इसमें जैसे धारा बहवाते हैं तो इसमें क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण इसमें क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण।
तो ये होता है हमारा स्व प्रेरक और ये होता है अन्योन प्रेरक। बात समझ में आई होगी। चलिए, तो इसी के साथ ये थ्योरी समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस लेसन का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।